नमस्कार। प्रभा खेतान फाउंडेशन की ओर से मैं दीपा मिश्रा इस मंगलमय संध्या में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम का आरंभ करने से पहले मैं प्रभा खेतान फाउंडेशन की ओर से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का अभिवादन करते हुए हमें यहाँ उपस्थित होने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। डॉक्टर प्रभा खेतान द्वारा 1980 में स्थापित प्रभा खेतान फाउंडेशन देश भर में सांस्कृतिक, शैक्षिक, साहित्यिक और सामाजिक कल्याण योजनाएं लागू करने के लिए दूसरों की देखभाल करने वालों, प्रतिबद्ध व्यक्तियों और समान विचारधारा वाले संगठनों को मंच प्रदान करता है। यह फाउंडेशन प्रदर्शन कलाओं, संस्कृति, शिक्षा, साहित्य, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। आज का सत्र श्री सीमेंट द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पेंगुइन रैंडम हाउस ने इसमें सहयोग प्रदान किया है। आज के आयोजन का उद्देश्य डॉक्टर विक्रम संपत की अत्यंत गहन शोध के साथ लिखी गई नई पुस्तक सावरकर अ कंटेस्टेड लेगेसी के विमोचन का उत्सव मनाना है। वस्तुतः हर किताब का जन्म उत्सव का अवसर होता है। प्रभा खेतान फाउंडेशन की पहल किताब लेखकों को अपनी नवीनतम साहित्यिक कृतियों को सुधी श्रोताओं और मीडिया के सामने भली भांति सुव्यवस्थित पुस्तक विमोचन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदर्शित करने का मंच प्रदान करती है। बेंगलुरु में रहने वाले इतिहासकार डॉक्टर विक्रम संपत, स्प्लेंडर्स ऑफ रॉयल मैसूर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वोडियार्स, माई नेम इज गौहर जान, लाइफ एंड टाइम्स ऑफ अ म्यूजिशियन, वॉइस ऑफ द वीणा एस बालचंद्र, अ बायोग्राफी और सावरकर इकोज फ्रॉम द फॉरगॉटन पास्ट जैसी प्रशंसित पुस्तकों के लेखक हैं। उन्हें 2012 में साहित्य अकादमी की ओर से अंग्रेजी साहित्य के पहले युवा पुरस्कार और गौहर जान पर लिखी पुस्तक के लिए न्यूयॉर्क में ऐतिहासिक अनुसंधान में उत्कृष्टता के लिए ARSC अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2015 में विक्रम राष्ट्रपति भवन में राइटर इन रेजिडेंस के रूप में चुने जाने वाले 4 लेखकों और कलाकारों में शामिल थे। कर्नाटक शैली के गायन में प्रशिक्षित विक्रम ने भारतीय संगीत का संग्रहालय भी स्थापित किया है, जिसमें बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग डिजिटल रूप में सुरक्षित रखी गई हैं। यह भारत का ऐसा पहला डिजिटल ध्वनि संग्रह है और मुझे आप सबको ये बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि कल ही विक्रम जी को रॉयल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ लंदन ने उन्हें फेलो ऑफ द रॉयल हिस्ट्री सोसाइटी इन रिकॉग्निशन ऑफ कंट्रीब्यूशन टू हिस्टोरिकल स्कॉलरशिप के लिए चुना है। यह पहले भारतीय हैं जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है। यह हम सब भारतीय इतिहास लेखन और हम सब भारतवासियों के लिए दुर्लभ सम्मान है और हमारे लिए यह भी हर्ष का विषय है कि आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री कर्मयोगी योगी आदित्यनाथ जी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने की जिम्मेदारी संभालने के अलावा योगी श्री आदित्यनाथ गोरखपुर स्थित प्रसिद्ध गोरखनाथ मठ के महंत और हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं। वे स्वयं एक लेखक हैं और उन्होंने हठ योग, स्वरूप एवं साधना और राजयोग, स्वरूप एवं साधना जैसी पुस्तकें लिखी हैं। और अब मैं लखनऊ की एहसास महिला माधुरी हलवासिया जी और डिम्पल जी से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर हमारे विशिष्ट अतिथियों का उत्तरीय और स्मृति चिन्ह से सम्मान करें। उनको अवनीश
धन्यवाद। और अब मैं डॉक्टर संपत से इस अवसर पर कुछ कहने का अनुरोध करती हूँ। उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान और यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तिगण, माध्यम के मित्रों, देवियों और सज्जनों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज मेरे जीवन का एक बहुत ही अविस्मरणीय दिन है, जो एक लंबी यात्रा के बाद आया है। यह यात्रा गत 5 वर्षों से अधिक की है, जिसमें मैंने भारत और भारत के बाहर बहुत सारे शहर, लंदन, बर्लिन, पेरिस आदि शहरों में कई सारे लेखागारों और पुस्तकालयों में शोध किया। अंग्रेज़ी और अन्य भारतीय भाषाओं, खासकर मराठी के बहुत सारे कई लाखों पन्नों और दस्तावेज़ों का अध्ययन किया और इसी अवधि में कई लोगों के साथ साक्षात्कार भी किए। और ये सब कुछ इसलिए किया ताकि एक गलत तरीके से समझे गए और बहुत सारे लोगों की आलोचना और निंदा के पात्र बना दिए गए एक सच्चे देशभक्त और माँ भारती के बहादुर सपूत स्वातंत्र्य वीर श्री विनायक दामोदर सावरकर जी की कहानी मैं लिख सकूं, जिनकी याद में मैं आज अपनी विनम्र श्रद्धांजलि प्रस्तुत कर रहा हूं। आज से 3 महीने पहले तक शायद इस बात के प्रति निश्चित नहीं थे हम कि मैं इस दिन का साक्षी बनने के लिए जीवित भी रह पाऊंगा या नहीं, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में के भयंकर चपेट में मैं आ गया था। लेकिन मुझे लगता है कि शायद इस कहानी को जीवित रह के आप सब लोगों के सामने बयां करने का मेरी नियति में लिखा था। इस लंबी यात्रा के दौरान ऐसे कई क्षण आए जब मैं अत्यधिक हताश, निराश, विचलित और संदेह में पड़ जाता था, क्योंकि मेरे सामने जो सामग्री और सूचनाओं का भंडार था वो मुझे चुनौती देते रहते थे और उनसे होकर गुजरना वाकई अभिभूत करने वाला एक अनुभव था मेरे लिए। मैं अक्सर खुद पे ही बहुत अविश्वास करता था कि क्या मैं इस पुस्तक और इस मजबूत चरित्र के साथ न्याय कर पाऊंगा, क्या मैं इस योग्य हूँ भी या नहीं। और जब भी मैं परेशान होता था तो मैं एक व्यक्ति के पास जाता था जो मेरी मित्र, पथ प्रदर्शिका और गुरु थी, मेरी माँ। और उन्होंने मुझे एक मशवरा दिया था जो मुझे हमेशा याद रहता है। वो कोई हालांकि पर्वतारोही तो थी नहीं, परंतु उन्होंने बहुत एक सटीक सलाह मुझे दी थी कि जब आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर रहे हो तो आपको कभी ये नहीं देखना चाहिए कि लक्ष्य कितना दूर है, ना ही आपको पीछे मुड़कर ये देखना चाहिए कि कितना पथ आपने तय कर लिया है, यात्रा कर ली है। हमको बस वर्तमान में रहना चाहिए और एक एक कदम आगे बढ़ाते रहना चाहिए और देखते ही देखते हम शिखर तक पहुंच जाएंगे। और मुझे लगता है माउंट एवरेस्ट के शिखर जैसे एक विराट व्यक्तित्व वाले वीर सावरकर जी का जीवन यात्रा पर अगर दृष्टिपात करना पड़े तो मेरी माँ की वो सीख बहुत काम की थी। ऐसे में निश्चित ही इस विराट कार्य में मेरी शोध सहायक की भूमिका उनको निभानी थी, क्योंकि वो मराठी भाषी थी, महाराष्ट्र से थी और बहुत सारे दस्तावेज जो मराठी में थे उनका अनुवाद में मेरी सहायता वो कर सकती थी। लेकिन दुर्भाग्यवशात नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था और बीच ही रास्ते में वो हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई। हालांकि इस पुस्तक के दोनों खंड वीर सावरकर जी को समर्पित तो हैं ही, लेकिन साथ ही इसी कारण से ये दोनों पुस्तकें मेरी माँ को मेरी ओर से एक प्रेमपूर्ण श्रद्धांजलि भी है। और मुझे आशा है कि वो जहाँ कहीं भी होंगी
वहाँ से बहुत ममता और संतुष्टि के साथ मुझे शायद देख रही होंगी कि उनके बेटे ने ज़िंदगी में कुछ तो अच्छा काम किया होगा। सन 1883 में जब सावरकर जी का नासिक के भागुर नाम के गांव में जन्म हुआ था, तब से लेके मृत्यु के पर्यंत करीब 8 दशकों में फैले उनके झंझावाती जीवन में विविध रंग हैं। वो एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और एक जटिल चरित्र वाले व्यक्तित्व भी थे, जो एक ही समय बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे अर्थ भी रखते हैं। एक उद्दाम क्रांतिकारी जिन्होंने भारत की सबसे पहली गुप्त संस्था सीक्रेट सोसाइटी मित्र मेला का गठन किया, जो बाद में जाके अभिनव भारत बना। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कानून के छात्र के रूप में लंदन में 5 साल तक रहकर भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया। एक स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अंडमान के काला पानी जेल में 14 वर्ष तक कठोर कारावास का दंड और नरक यातना का भोग किया। एक उत्साही समाज सुधारक जिन्होंने हिंदू समाज में एकता स्थापित करने के लिए एक पूर्णतया जाति विहीन समाज का समर्थन किया। एक राजनीतिक विचारक जिन्होंने हमें हिंदुत्व की विचारधारा दी। एक सक्रिय राजनीतिज्ञ जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के समय उन कठिन सालों में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का नेतृत्व किया। एक ऐसा व्यक्तित्व जो अपने अंतर मन से पूर्ण रूप से तार्किक और वैज्ञानिक सोच रखने वाले थे। एक संवेदनशील कवि, एक लेखक, एक दार्शनिक, एक इतिहासकार, एक पत्रकार, एक पटकथा लेखक और एक ऐसे व्यक्ति जिन पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप भी तो लगाया गया था, लेकिन कई अदालतों ने बार बार इन्हें सम्मानपूर्वक आरोप मुक्त भी कर दिया था। और एक ऐसे व्यक्ति जिनका प्रेत शायद अभी तक चुनावी सभाओं में हो या चुनाव के घोषणा पत्रों में हो, रोज़मर्रा के चैनलों की बहसों में और मानहानि के दावों में, राजनीतिक रस्साकशी और विमर्शों पर हावी रहते ही हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि उनकी जीवनी लिखना निश्चित ही एक दुष्कर कार्य था। लेकिन मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि इतिहासकार और किस्सागो होने के नाते अपने विवेक और योग्यता के अनुसार और शुद्ध अंतःकरण से मैंने उनकी विरासत के साथ न्याय किया है और उन्हें संपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया है। अब मैं ये अपने सुविज्ञ पाठकों पर छोड़ता हूँ कि वो सावरकर जी की विरासत का आंकलन उन ढेर सारे तथ्यों और दस्तावेजों के आलोक में करे जो मैंने इन पुस्तकों में प्रस्तुत किए हैं। वीर सावरकर जी के जीवन में लखनऊ का हमेशा एक निकट सा संबंध रहा था। क्रांतिकारी आंदोलन में उनके जो मित्र और सहयोगी सचिंद्रनाथ सान्याल जी यहाँ पे रहते थे और हिंदू महासभा के अध्यक्ष के तौर पे सावरकर जी जब भी लखनऊ आते थे तो सान्याल जी के घर पे ही रुकते थे। लखनऊ, कानपुर और आसपास के जो स्थान सन 1857 की क्रांति और उथल पुथल भरे काल से प्रमुखता से संबंधित रखते थे, तो इसीलिए गमनार्ह ये भी है कि सावरकर जी ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को, जो तब तक एक सिपाही गदर बोल के जिसकी महिमा को क्षीण करने की कोशिश कर रहे थे ब्रिटिश सरकार, उसको भारत का सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम भी देके उसका दर्जा ऊंचा किया था और ये स्थान हमेशा उनके हृदय के पास रहे थे। ऐसे में आज के दिन इस संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस पुस्तक के दूसरे अंग्रेजी खंड सावरकर कंटेस्टेड लेगेसी के साथ ही पुस्तक के पहले खंड का हिंदी अनुवाद सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज को इस देश की जनता को समर्पित किया जा रहा है। और ये काम एक ऐसे शहर में और एक ऐसे व्यक्तित्व उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हो रहा है जो सावरकर के विचारों का संपूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। एक प्रतिबद्ध हृदय से राष्ट्रवादी और देशभक्त के रूप में और हिंदुत्व के दर्शन के एक स्पष्ट समर्थक के रूप में योगी जी वीर सावरकर जी की विरासत के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। यहाँ पे यह बात कहना भी उचित होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दादा गुरु महंत दिग्विजय नाथ जी और गोरखनाथ मठ का सावरकर जी और हिंदू महासभा के साथ बहुत गहरे रिश्ते भी थे और वे हिंदू महासभा की ओर से सांसद भी रह चुके हैं। ये मेरा सौभाग्य है और मेरे लिए बहुत सुखद संयोग है कि वीर सावरकर जी की इस जीवनी को आज राष्ट्र को समर्पित योगी जी कर रहे हैं। अपनी व्यस्त दिनचर्या में समय निकाल के मेरे प्रयास को आशीर्वाद और शुभाकांक्षा देने के लिए मैं आपसे हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूँ। ये मेरे जीवन का बहुत अनमोल क्षण है और इसके लिए सदैव मैं आपका कृतज्ञ रहूँगा।
मैं साथ ही मुख्यमंत्री सचिवालय विशेषकर श्री अवनीश अवस्थी जी का भी बहुत आभारी हूं, जिनकी वजह से ये आयोजन आज साकार हो पाया। साथ ही मेरा आभार मेरी शुभाकांक्षिनी और मित्र जो आज यहाँ मौजूद नहीं है, श्रीमती मालिनी अवस्थी जी और प्रोफेसर आलोक धवन जी को भी है, जिन्होंने इस कार्य में मेरी बहुत सहायता की। मैं अपना हृदयपूर्वक आभार प्रभा खेतान फाउंडेशन और एहसास विमेन ऑफ लखनऊ ग्रुप के लिए भी प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस आयोजन में मेरी सहायता की। इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए अपने प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस का भी मैं कृतज्ञ हूं, जिन्होंने इस कार्य के लिए मुझ में अपना विश्वास प्रकट किया। माँ भारती की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए सावरकर जी ने अपनी अमर स्तुति में कहा था, जयोस्तुते श्री महान मंगले शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती त्वामहम यशोयुताम वंदे। उसी माँ भारती को और उनके इस महान सपूत को विनम्र नमन करते हुए मैं फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संपत। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पुस्तक का अनावरण करने का विनम्र अनुरोध करती हूँ। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वे कुछ शब्द कहें। स्वातंत्र वीर सावरकर से संबंधित एक हिंदी और एक अंग्रेजी पुस्तकों के आज के इस विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित पुस्तक के लेखक श्री विक्रम संपत जी, आज के इस समारोह में विशेष रूप से उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, एहसास महिला संगठन लखनऊ की पदाधिकारीगण, श्रीमती माधुरी हलवासिया जी, श्रीमती दीपा मिश्रा जी, श्रीमती डिम्पल त्रिवेदी जी, प्रभा खेतान फाउंडेशन की अधिशासी ट्रस्टी श्रीमती आनंदिना चटर्जी जी और आज के इस समारोह में उपस्थित सभी महानुभाव, मैं सबसे पहले आप सबका मुख्यमंत्री आवास भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। आप जैसे प्रबुद्धजनों के साथ संवाद बनाना हमारे लिए बहुत दुर्लभ होता है, लेकिन विक्रम संपत जी के नाते ये कार्य सुलभ हुआ है। मैं इसके लिए उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। विक्रम जी, मैं आपका इसलिए भी अभिनंदन करता हूं
कि आज का ये समारोह मेरे लिए 3 दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो हमारी सनातन धर्म की परंपरा में यह श्राद्ध पक्ष चल रहा है, पितर पक्ष चल रहा है, और ये हम सब की मान्यता है कि इस अवसर पर, इस पक्ष में जिस भी लोक में जो पितर रहता है वह इस लोक में अपनी किसी एक अभिलाषा को लेकर के अवश्य आता है। और हम वीर सावरकर के नाते उन अनेक महापुरुषों का स्मरण इस अवसर पर कर पा रहे हैं, जिनका सानिध्य और संरक्षण सदैव इस देश को और भारत की इस महान सनातन धर्म की परंपरा को मिलता रहा है। वीर सावरकर की जब चर्चा होती है तो स्वाभाविक रूप से देश के अंदर 2 धाराएं बहुत स्पष्ट रूप से सामने देखने को मिलती हैं। एक धारा जो भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में देखना चाहता है, भारत को दुनिया के सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। उनके मन में उत्साह होता है, उनके मन में उमंग होता है। दूसरी धारा जो भारत को भारत नहीं रहने देना चाहती, तो उनके मन में निराशा और हताशा के लिए वीर सावरकर का नाम पर्याप्त है। और वीर सावरकर का नाम आने पर हम सबके मन में इसलिए उत्साह और उमंग होता है, एक पिछली सदी का उनसे बड़ा क्रांतिकारी, उनसे बड़ा दार्शनिक, उनसे बड़ा कवि और उनसे बड़ा लेखक कोई नहीं हुआ। तो भारत माता के एक ऐसे सपूत को, जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए एक ही जन्म में 2-2 आजन्म कारावास की सजा भुगती हो, उनको हम इस श्राद्ध पक्ष में उनके ऊपर लिखी गई पुस्तक के विमोचन के माध्यम से विनम्र नमन कर रहे हैं और उनका स्मरण कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से हमारी तरफ से पितरों को तर्पण भी है। दूसरा, वीर सावरकर का लखनऊ से भी संबंध था और गोरखपुर से भी संबंध था। मेरे पूज्य दादा गुरु महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज वह हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे और वीर सावरकर जी के साथ उनका बहुत अनन्य संबंध था। हिंदू महासभा के मंचों के माध्यम से वीर सावरकर की उन वचनों को मंत्र मान करके हिंदू समाज की एकता को लेकर के आज़ादी के पूर्व या आज़ादी के बाद उन सभी आंदोलनों के वे सहभागी थे। तो स्वाभाविक रूप से अपने पूज्य दादा गुरु का भी स्मरण हम लोग इस अवसर पर कर रहे हैं और उन सभी क्रांतिकारियों का जिनका संबंध लखनऊ से था और वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्र वीर सावरकर के साथ जुड़े हुए थे। तीसरा, विक्रम संपत जी के नाते पूज्य पेजावर स्वामी का भी स्मरण हम लोग कर रहे हैं, जो उनके एक प्रकार के आध्यात्मिक गुरु भी थे और जिनकी प्रेरणा से उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और आज उनके आशीर्वाद से, इनके पुरुषार्थ से रॉयल सोसाइटी ऑफ हिस्ट्री के
सदस्य के रूप में नामित हुए हैं, मैं इस अवसर पर इनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत भी करता हूं। वीर सावरकर के साथ इतिहास ने न्याय नहीं किया और ये हर उस क्रांतिकारी के साथ हुआ है, भारत के उस हर महापुरुष के साथ हुआ है जिसने भारत के बारे में एक सोच दी, एक दृष्टि दी। आप इतिहास को उठा करके देखिए, आप इतिहास के पन्नों को कुछ अक्षरों से रंग करके बदसूरत बनाने का पाप कर सकते हैं, लेकिन जो स्मारक हैं, जो भूगोल है, वह चिल्ला चिल्ला करके उन गाथाओं को गाता है। लोग गाथाएं चिल्ला चिल्ला करके उस महापुरुष की गाथाओं को गाती हैं। और मैं आज से 20 साल पहले, 20 से 25 साल पहले मैं इसी बात को लेकर के कि वीर सावरकर को जानना है तो मैं 2 जगह गया था। एक उनके पैतृक गांव नासिक में और दूसरा फिर अंडमान की सेलुलर जेल में भी गया था देखने के लिए। अब आश्चर्य करेंगे, एक जन्म में 2-2 आजीवन कारावास की सजा पाने वाला व्यक्ति भारत में, जो भारत की धरती पे तो काम कर ही रहा था, लेकिन भारत की धरती में जब से बाहर, जब ब्रिटेन में उच्च शिक्षा का अध्ययन करने के लिए गए तो पूरे यूरोप में भारत की स्वाधीनता का अलग जगाते हुए वहां के युवाओं को प्रेरित करते हुए देखने को मिलता है। और जब उन्हें वहां पर बंदी बना दिया जाता है, फिर वहां से भारत लाया जाता है, भारत से सेलुलर जेल में रखा जाता है। अब उस क्रांतिकारी के बारे में सोच सकते हैं कि उसी सेलुलर जेल में उनके स्वयं के भाई भी बंद हैं और 10 वर्षों तक दोनों भाई एक दूसरे को नहीं देख पाए। और 10 वर्षों के बाद जब मिलते हैं, वीर सावरकर अपने दोनों हाथ और दोनों पैर में बेड़ियां लगी हुई थी और अचानक भाई सामने पड़ते हैं, पूछते हैं, अरे भाई आप कैसे यहां? तो उन्होंने कहा, जिस कार्य के लिए आप आए हैं उसी कार्य के लिए मैं भी आया हूं। पूरा परिवार भारत की स्वाधीनता के लिए किस समर्पण भाव के साथ कार्य कर रहा था, लेकिन इतिहासकारों ने उस महान क्रांतिकारी के साथ कभी न्याय नहीं किया। और आज भारत जिस दृष्टि के साथ आगे बढ़ रहा है, ये सब बातें 100 वर्ष पहले वीर सावरकर ने कही थी। वीर सावरकर इन सभी बातों का उल्लेख आज से 100 वर्ष पहले अपनी लेखनी के माध्यम से कर चुके हैं। और वीर सावरकर की बात को माना होता, यह देश कभी विभाजित नहीं होता। विघटन की त्रासदी को इस देश को नहीं झेलना पड़ता। यह देश कभी भी आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद की चपेट में नहीं आता। जाति, मत, मजहब और क्षेत्र और भाषा के आधार पर विभाजन की दरारें आजादी के बाद जिस तेजी के साथ भारत के अंदर पनपी थी, अगर आजाद भारत ने तत्काल वीर सावरकर को उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व के अनुरूप सम्मान देने का प्रयास किया होता तो संभवतः इस त्रासदी से इस देश को एक लंबे समय तक नहीं जूझना पड़ता। हाँ, तो विवाद में देख रहा था, जब विक्रम संवत जी की इस पुस्तक का मैंने अवलोकन किया, मेरे पास ये पुस्तक आई थी और उन्होंने उल्लेख वहीं से किया है। मैं भी संसद में था उस समय, जब इस देश के एक केंद्रीय मंत्री ने सेलुलर जेल में लगी हुई वीर सावरकर के नाम की पट्टिका को हटा दिया था और उसके बाद विवाद खड़ा हुआ था। और उस समय वीर सावरकर के प्रति किस किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया था।
क्या नहीं बोला गया था वीर सावरकर के प्रति। और उसी को ध्यान में रख करके जब विक्रम संपत जी ने इसका लेखन को आगे बढ़ाया, और मैं धन्यवाद दूंगा कि वे बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके देश और दुनिया में जहां कहीं भी वीर सावरकर के बारे में जो कुछ भी था उसको अपनी इन 2 खंडों में प्रस्तुत पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत करने में आज सफल हो रहे हैं कि सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज। ठीक कहा उन्होंने। या वर्तमान में हम लोग आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में, देश की आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को आजादी का 75वां वर्ष देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और इस अवसर पर उस महान क्रांतिकारी का स्मरण हम लोगों के लिए भारत के उन सभी महान क्रांतिकारियों के प्रति उस समय का कौन ऐसा क्रांतिकारी है जिसके साथ वीर सावरकर ने संवाद न स्थापित किया हो। श्यामजी कृष्ण वर्मा हो, मदन लाल दीगना हो, सचिन राज सन्याल हो, यह एक लंबी श्रृंखला है। चापेकर बंधु उससे पहले जिनके फांसी की सजा को लेकर के वे द्रवित हुए थे, उन्होंने कहा था उस समय संकल्प था, मुझे लगता मुश्किल से 10 वर्ष की उम्र रही होगी वीर सावरकर की, जब उन्होंने संकल्प लिया था कि अब हम इन ब्रिटिशर्स को इस भारत की धरती से उखाड़ फेंकेंगे। विदेशी वस्तुओं की होली जलाने का काम उन्होंने किया था। और उसके बाद जिस भाव के साथ उन्होंने इस अभियान को आगे बढ़ाया था, असंभव है एक सामान्य व्यक्ति इतने बातों को अपने साथ समाहित करके लेके चले। कठिन लगता है। अक्सर होता है जो कवि होता है वो लेखक नहीं हो पाता, जो लेखक होता है वो कवि नहीं बन पाता, जो दार्शनिक होता है वो अच्छा लेखक बनना उसके लिए चुनौतीपूर्ण होता है, कवि बनना उसके लिए चुनौतीपूर्ण होता है। और जो अच्छा लेखक हो भी जाता है तो अच्छा वक्ता हो या आवश्यक नहीं है। और अच्छा लेखक है वो क्रांतिकारी भी अच्छा हो जाए, ये तो और भी दुर्लभ है। लेकिन ये सभी गुण वीर सावरकर में थे। वे अच्छे कवि भी थे, अच्छे लेखक भी थे। ठीक कहा विक्रम जी ने कि जब भारत के स्वाधीनता आंदोलन को एक सिपाही विद्रोह कह करके चाटुकार इतिहासकार उसको धूमिल करने का प्रयास कर रहे थे, तब अपनी कीर्ति विदेश में बैठ करके, यहां पर नहीं, यूरोप की धरती पर बैठ करके वह क्रांतिकारी लिखता था कि नहीं, ये भारत का प्रथम स्वातंत्र समर है, भारत का स्वातंत्र समर है। अब आजादी दूर नहीं है। यानी आप उस भाव को समझने का प्रयास तो करें कि किस रूप में वो व्यक्ति। मैं सेलुलर जेल में गया था और केवल ये देखने के लिए कि वास्तव में उस क्रांतिकारी ने कैसे यातनाएं झेली होंगी। जब मैं उनकी एक एक कृति को देखता हूं, सावरकर साहित्य का अवलोकन करता हूं, ब्रिटिशर ने उनको वहां पर कुछ नहीं दिया था, कोई सुविधा नहीं दी थी। क्या करते थे? दीवाल पे नाखून से लिख करके फिर उसको कंठस्थ करते थे। नाखून काम नहीं कर रहा है, टूट जाए, इसके बाद कहीं से कील मंगाते थे, कोई एक ऐसा छोटा सा मंगाते थे जो फिर दीवालों पे जिसको उकेरा जा सके, कोयला मिल जाए उससे
जो चीज मिल जाए उसके माध्यम से फिर एक एक कृति को उन्होंने जन्म दिया। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं व्याकरण के, एक यानी हमें आश्चर्य होता है कि व्याकरण के बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो वीर सावरकर की देन है। हिंदुत्व भी उनमें से एक है। उनसे पूछा गया कि हिंदू कौन है, विवाद होता था, आज भी है, आप देखते होंगे लोग। मुझे याद है आज से कुछ समय पहले तक तो लोग हिंदू बोलने में भी संकोच करते थे। कुछ लोगों ने तो आपने देखा होगा जिन्होंने वीर सावरकर के बारे में 2004-05 के दौरान तमाम प्रकार की अनर्गल टिप्पणी की थी, उनके पट्टिका को सेलुलर जेल से हटाने का पाप किया था। आज वे मां भारती की कृपा से उस दुर्गति को प्राप्त हो भी रहे हैं, उस श्राप को झेल रहे हैं। लेकिन उस समय वीर सावरकर तो एक बहाना था, निशाना कहां था? भारत था, भारत। ये वही लोग हैं जिन्होंने उसके ठीक 1 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दाखिल किया था जिसमें कहा था कि राम और कृष्ण काल्पनिक कहीं हुए ही नहीं है। तो यानी ये लोग भारत को कहां ले जाना चाहते हैं? जिन्होंने राम को पूरी तरीके से ये दिखाने का प्रयास किया कि ये तो काल्पनिक पात्र हैं, ये तो केवल भारत के कुछ पोगा पंथियों ने अपनी वृत्ति को संचालित करने के लिए एक पात्र को क्रिएट किया है। कृष्ण के बारे में भी यही बात की जा रही है। लेकिन दुर्भाग्य से वे लोग देश की सत्ता में पहुंच करके भारत का नेतृत्व कर रहे थे। क्या उम्मीद करते हैं आप ऐसे लोगों से? उनको भारत की जितनी क्षति पहुंचानी थी उन्होंने पहुंचाई। और मुझे लगता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने सावरकर के योगदान को अपने राजनीतिक सत्ता के लिए, स्वार्थों के लिए विस्मृत किया, भुलाया है, अपमानित किया है। ये केवल अपमान क्रांतिकारियों का नहीं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का ही नहीं, ये मां भारती का अपमान है। जो मां भारती, जिसको भारत का ऋषि माता भूमि पित्रोहम पृथिव्या की बात कह करके हम सबको उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है, उस धरती माता के प्रति यह अपराध इस देश की सत्ता में आने वाले लोगों ने अपने समय में किया था। और ये आजादी के बाद से जो प्रारंभ हुआ वो लगातार 2004-05 से फिर चढ़ करके 2013-14 तक किस रूप में देखने को मिला था, उसका विकृत और विभत्स स्वरूप पूरे देश ने भी, पूरी दुनिया ने भी देखा है। लेकिन उस सब के बावजूद वीर सावरकर के उस विराट व्यक्तित्व को कोई कम नहीं कर सकता। वे महान थे और उनकी महानता शब्दों की मोहताज नहीं बन सकती। अक्सर इस बारे में चर्चा होती है। एक बार डॉक्टर लोहिया से पूछा गया कि आखिर महान कौन? उन्होंने कहा, देखिए, जिस व्यक्ति को मरने के बाद भी लोग स्मरण कर सके और कम से कम 50 वर्षों के बाद जिसको लोग स्मरण कर सकें, वो अपने आप में महान है। और मुझे लगता है कि वीर सावरकर को आज हम सब स्मरण कर रहे हैं। वीर सावरकर को गए हुए 54-55 साल हो गए। मुझे लगता है आज भी हम उनका स्मरण कर रहे हैं, उन पर लेखन लिख रहे हैं, उन पर शोध ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, उन पे नए तरीके से उन अभिलेखागारों में जो दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों का आधार बनाकर के आज हम लिख रहे हैं। ये वीर सावरकर की इस महानता को हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। और सचमुच उनकी कृतियों को देखें ना, पढ़िए कभी वीर सावरकर के साहित्य को ही पढ़ लीजिए।
वो अलग अलग समय में उनको अलग अलग खंडों में प्रकाशित भी किया गया। सचमुच आपको लगेगा कि वास्तव में यह व्यक्ति एक सामान्य मनुष्य नहीं है, और हर प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए वो व्यक्ति लड़ा है। एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद भी वह व्यक्ति जाति भेद का विरोध करता है, छूत और अस्पृश्यता का खुल करके विरोध करता है कि भारत को अगर भारत बने रहना है तो हमें इस जाति भेद की दीवारों को तोड़ना पड़ेगा, छूत और अस्पृश्यता के इस कलंक को हमेशा के लिए समाप्त करना पड़ेगा। जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस मिशन को भी पूरा समर्थन दिया, चाहे वह कालाराम मंदिर में उनके प्रवेश को लेकर के उस समय जो एक विवाद खड़ा करने का प्रयास हुआ था, वीर सावरकर ने उसका पुरजोर विरोध किया था। कहा नहीं, भगवान के मंदिर में जाने से कोई अपवित्र नहीं होता है, बल्कि भगवान अगर सच्चे हैं तो वहां पर जाने वाला हर भक्त समान रूप से उनके साथ व्यवहार भी होना चाहिए। और हर उस कार्यक्रम का उन्होंने समर्थन किया था जो भारत के हित में हो, भारत के नागरिकों के हित में हो, भारत की आम जनमानस के हित में हो। लंबे समय तक हिंदू महासभा के मंच से उन्होंने देश को एक दिशा दी, बृहद समाज को एक दिशा दी। अपने समय के सबसे बड़े हिंदू आइकॉन के रूप में वे जाने जाते थे, और उन्होंने उस समय जो दिशा दी वह सचमुच आज भी अविस्मरणीय है। आज जब विक्रम संवत जी ने सावरकर एक भोले बिसरे अतीत की गूंज किस पुस्तक को आज यहाँ पर हिंदी संस्करण उसका यहाँ पर विमोचन करवाया है, सचमुच मेरे लिए तो बहुत भावनात्मक क्षण है। और भावनात्मक क्षण इसलिए क्योंकि वीर सावरकर का जो दृष्टि थी वह भारत की दृष्टि थी। अतीत के एक लंबे कालखंड में जन्मे हुए एक ऐसे देश की जिसकी संप्रभुता और जिसकी सुरक्षा विश्व मानवता की सुरक्षा की गारंटी देता है। और यही तो वीर सावरकर कह रहे थे, यही तो वीर सावरकर की दृष्टि थी। अगर विश्व मानवता को सुरक्षित रहना है तो भारत को सुरक्षा की गारंटी चाहिए, और भारत को सुरक्षा की गारंटी कोई और नहीं देगा, उसके ही बच्चे देंगे, उसी के संतानें देंगे, कोई बाहरी नहीं देगा, कोई आक्रांता नहीं देगा। यही सावरकर की दृष्टि है। काश इसको हमने समझने का प्रयास किया होता, ये देश कभी विभाजित नहीं होता। वीर सावरकर को अगर जानने का प्रयास किया होता तो संभवतः भारत आतंकवाद के दंश को झेलने के लिए मजबूर नहीं होता। अलगाववादी और उग्रवादी गतिविधियां एक समय में जो सिर चढ़ करके बोल रही थी, भारत के मानबिंदुओं का अपमान एक कालखंड के अंदर जिस रूप में हुआ था वे उस रूप में नहीं होती, या उनको आजाद भारत उनका परिमार्जन करने की ताकत रखता है। लेकिन वीर सावरकर को उस कालखंड में भुला करके हम लोगों ने, इस देश ने बहुत सारी उपलब्धियों को उस समय उससे वंचित हुआ है। लेकिन आज सौभाग्य है, देश के अंदर एक अच्छी सरकार आई है। भारत को भारत की दृष्टि से वैश्विक मंच पर स्थापित करने वाली सरकार आई है। भारत को भारत का दृष्टिकोण देने वाली सरकार आई है, और भारत को भारत का दृष्टिकोण देने की यह सरकार बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर एक नागरिक को देने के लिए भी कृतसंकल्पित है। भारत के भौतिक विकास और आध्यात्मिक उन्नयन के लिए भी पूरी तरह प्रतिबद्ध भाव से कार्य कर रही है, और भारत के उन गुलामी के कालखंड के दौरान या राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस मां भारती को वेदना देने के लिए अगर किसी कालखंड में किसी ने
कोई शरारत की है तो उसका परिमार्जन भी एक एक करके होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। आपने देखा होगा 5 अगस्त की तिथि भारत के इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि होने जा रही है। 5 अगस्त 2019 कश्मीर से धारा 370 सदैव के लिए समाप्त होती है। धारा 370 भारत के हित में कभी नहीं थी, कश्मीरियों के हित में भी नहीं थी, 3-4 परिवारों के हित में थी। जो वर्ष में 8 महीने यूरोप और इंग्लैंड की यात्रा पे रहते थे और 4 महीने आए तो दिल्ली में पहले समय बिताया, फिर फुर्सत मिली तो फिर कश्मीर पर्यटन के लिए जाते थे। वे कश्मीर की सत्ता का संचालन कर रहे थे। मैं देख के कभी कभी ताज्जुब करता हूं। 2017 से भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे उत्तर प्रदेश का दायित्व दिया। अगर कभी मुझे 2 दिन के लिए भी उत्तर प्रदेश से बाहर जाना होता है तो ऐसे लगता है पता नहीं क्या चीज विस्मृत हो रही है। और लोग यानी वर्ष के 8 महीने यानी 2/3 समय भारत के बाहर व्यतीत करते थे और जो बाकी 1/3 समय बचता था उसमें भी आधा समय दिल्ली में रह करके आराम फरमाते थे और तब कश्मीर को संचालित कर रहे हैं। लेकिन आज कश्मीर की सत्ता कश्मीरी नागरिकों के हाथों में आई है। कश्मीर से उग्रवाद का दंश और जो पूरे देश को वहां से निगलने का प्रयास करने का कुत्सित षड्यंत्र किया जा रहा था, आज समाप्त हुआ है। और 5 अगस्त 2020 की तिथि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य का शुभारंभ की तिथि भी है। ये 2 महत्वपूर्ण तिथियां इस बात को बताती हैं कि भारत अब अपने उस रास्ते को पकड़ चुका है जो वास्तव में भारत की दृष्टि के अनुरूप भारत को वैश्विक मंच पर एक महाताकत के रूप में, महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगा। और मुझे लगता है कि आज के दिन पर जब हम सब इस पितृपक्ष में अपने अपने पूर्वजों को श्राद्ध और तर्पण के कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि किसी महापुरुष को उनकी किसी कृति को लेकर के श्रद्धांजलि देने का इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता है। मैं विक्रम संपत जी को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने वीर सावरकर को पर अपने 2 वॉल्यूम में एक शोधपरक, तथ्यपरक और अभिलेखागारों में कहीं खो गए उन सभी दस्तावेजों को निकाल करके एक गंभीर अध्येता के रूप में वीर सावरकर को फिर से भारत के जनमानस के सामने प्रस्तुत करने का जो अभिनव प्रयास किया है, मैं इसके लिए हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। और मैं विश्वास व्यक्त करूंगा कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर हमें वीर सावरकर और अन्य उन सभी क्रांतिकारियों का, भारत की आजादी के उन सभी नायकों का, महानायकों का इतिहास के पन्नों से फिर से निकाल करके आम जनमानस के बीच में, खासतौर पर युवा पीढ़ी के सामने उसे प्रस्तुत करने का कार्य हम सबको करना चाहिए, क्योंकि ये आज की आवश्यकता है। ये आज़ादी हमें वैसे ही नहीं मिली है, आज़ादी वैसे ही नहीं मिली है। मैं गुजरात गया था, मैंने वहाँ पर, मैं जब गया था तो मैंने वहाँ पे एक स्थल देखा, एक भवन था। मैंने कहा ये भवन किसका है, तो मुझे वहाँ के एक किसान ने बताया कि एक क्रांतिकारी का स्मारक है। तो मेरे जिज्ञासा हुई, मैंने ड्राइवर से कहा, मैंने कहा यार मुझे वहाँ चलना है। मैं वहाँ गया तो मुझे देख के अति आनंद की अनुभूति हुई। वो श्याम जी कृष्ण वर्मा का स्मारक था। अब सोचिए, फ्रांस में रह करके वो महान क्रांतिकारी
भारत की आज़ादी के लिए भारत के नौजवानों को सहायता देता था, स्कॉलरशिप देता था, यूरोप जाने वाले नौजवानों को स्कॉलरशिप देता था, फिर भारत की आज़ादी के लिए प्रेरित करता था। आप सोचिए, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने उस समय अपनी जो वसीयत लिखी थी, उस वसीयत में इस बात को लिखा था कि मैं मरूंगा तो मुझे गुलाम भारत में मेरी अस्थियां नहीं जानी चाहिए। मेरी अस्थियां भारत में तब जाएं जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा। लेकिन 1947 से लेकर के 2003-4 तक कोई भी इसकी सुध लेने वाला नहीं था। श्यामजी कृष्ण वर्मा को सम्मान दिया आज के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, और वे स्वयं वहां गए, वहां से उनकी अस्थियों को अपने सिर में ले करके आए और फिर उनकी अस्थियों को वहां पर स्थापित करके एक भव्य स्मारक उन्होंने वहां पर बनाया है। अपने महापुरुषों के प्रति और अपने इतिहास के प्रति यह न्याय है। और मुझे लगता है कि ऐसे अनेक क्रांतिकारी होंगे जो हमारे आसपास के वातावरण में, लोक गाथाओं में, लोक कथाओं में, लोक परंपराओं में, जिनका स्मरण लोग करते हैं, लोगों की मान्यता है, लेकिन इतिहास ने न्याय नहीं किया। अनेक ऐसे महापुरुष हैं, अनेक अलग अलग कालखंड में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इतिहास को विकृत करने का पाप और उसके माध्यम से एक गलत इतिहास लेखन के माध्यम से समाज को गुमराह करना जिनकी नियति थी, वे लोग एक लंबे समय तक अकादमिक संस्थाओं में काबिज होकर के इस कार्य को करते रहे। लेकिन अब ये बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगा। अगर विक्रम संपत जैसे अध्येता इस दिशा में आगे बढ़े हैं तो सचमुच यह आजादी के अमृत महोत्सव के लिए अत्यंत आह्लादकारी क्षण है, और वह भी तब जब वीर सावरकर का हम स्मरण कर रहे हैं। मैं वीर सावरकर पर लिखी गई इन पुस्तकों के लिए, एक हिंदी में है, एक अंग्रेजी में है, इनके लिए विक्रम संपत जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। इस पुस्तक को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास होना चाहिए और कम से कम अकादमिक संस्थाओं की लाइब्रेरी में जरूर जाए। हर इतिहास का जो अध्येता हो, जो छात्र हो, वह पढ़े वीर सावरकर को, वीर सावरकर के बारे में जाने, वीर सावरकर के साथ कितना न्याय हुआ है यह भी देखें। अवश्य वर्तमान पीढ़ी इससे प्रेरित होगी। मैं एक बार फिर से श्री विक्रम संपत जी को इस अभिनंदनीय कार्य के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और एक साथ उन्होंने वीर सावरकर के बहाने सभी क्रांतिकारियों का स्मरण किया है, पितरपक्ष में किया है। इससे अच्छी श्रद्धांजलि उन महापुरुषों के प्रति और क्या हो सकती है। मैं उन सबको नमन करता हूं और उन्हें इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको भी धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने कार्यों में बहुत व्यस्त रहते हैं। आज प्रभा फाउंडेशन के द्वारा, प्रभा खेतान फाउंडेशन के द्वारा जो एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया, और आयोजन के साथ यहाँ पर आप सभी लोग अपने व्यस्त दिनचर्या में से समय निकाल करके इस आयोजन के साथ जुड़े हैं। मैं आप सबसे भी अपील करूँगा कि हमें वीर सावरकर और उन जैसे उन सभी क्रांतिकारियों को पढ़ना चाहिए, या उन पर जो भी अध्येता कुछ लिखता है उसको प्रेरित करना चाहिए। हो सके स्कॉलरशिप देनी चाहिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सच्चा इतिहास, भारत का सच्चा इतिहास भारत की वर्तमान पीढ़ी के हाथों में आना ही चाहिए। ये हम सबका संकल्प होना चाहिए। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब फाउंडेशन की ओर से मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को उनके अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर इस अवसर की शोभा बढ़ाने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। मैं लेखक डॉक्टर विक्रम संपत को लंबे समय से फाउंडेशन के साथ जुड़े रहने के लिए भी धन्यवाद देती हूँ। इसके अतिरिक्त मैं आज यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का धन्यवाद करती हूँ।
इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता श्री सीमेंट लिमिटेड और पेंगुइन रैंडम हाउस को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें। नमस्कार। आप सभी के लिए जलपान की व्यवस्था की गई।